एक पुरानी जंग लगी लोहे की गेट पर लगी सड़क के किनारे बनी हॉस्टल की इमारत, जिसका नाम था रात का साया, शहर से दूर एक सुनसान जंगल के बीच में खड़ी थी, जहां रात को हवा भी सांस लेने से डरती थी। और मैं, एक नया छात्र राहुल, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वहां पहुंचा था, उस रात बारिश की तेज बौछारों के बीच गेट खोलकर अंदर घुसा। मेरे हाथ में सिर्फ एक बैग और मोबाइल की टॉर्च थी, जिसकी रोशनी में मैंने देखा कि हॉस्टल की दीवारें पुरानी पत्थर की बनी हुई थीं। उन पर जगह जगह दरारें पड़ी हुई थीं, जैसे कोई पुरानी यादें बाहर निकलने को बेताब हों। रिसेप्शन पर बैठा वार्डन, एक अधेड़ आदमी जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखें ऐसी थीं जैसे सदियों से कुछ देख रही हों, मुस्कुराते हुए बोला, स्वागत है बेटा, कमरा नंबर 13, तीसरी मंजिल पर। लेकिन याद रखना, रात 10 बजे के बाद बाहर मत निकलना और कभी भी कमरे की खिड़की मत खोलना। मैंने हंसकर टाल दिया, सोचा शायद मजाक कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, मेरे कानों में एक फीकी सी हंसी गूंजी, जैसे कोई बच्चा दूर से हंस रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा की सनसनाहट। कमरे में पहुंचकर मैंने बैग रखा। कमरा छोटा था लेकिन ठंडा, बहुत ठंडा, जैसे किसी की सांसें दीवारों से निकल रही हों। मैंने बिस्तर पर लेटते ही मोबाइल चार्ज करने के लिए प्लग में लगाया, लेकिन बिजली चली गई। अंधेरे में मैंने टॉर्च जलाई और देखा कि दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी हुई है। उसमें 5 लड़के मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अजीब थीं, जैसे जीवित हों। मैंने अनदेखा कर दिया और सोने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को अचानक एक खटखटाहट हुई। दरवाजे पर मैं उठा और पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर से खटखटाहट, तेज, जैसे कोई अंदर आने को बेताब हो। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं, सिर्फ एक पुराना नोट पड़ा था। उस पर लिखा था, हम इंतजार कर रहे हैं, कमरा 13 में आओ। मेरे हाथ कांप गए। मैंने नोट फेंक दिया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, खिड़की से एक ठंडी हवा आई। हालांकि मैंने खिड़की बंद की हुई थी। मैंने टॉर्च घुमाई और देखा कि खिड़की का शीशा धुंधला हो गया है। उस पर उंगलियों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई बाहर से अंदर झांक रहा हो। मैं पीछे हटा और बिस्तर पर बैठ गया। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी मोबाइल की बैटरी, जो चार्ज नहीं हो रही थी, अचानक जल गई और स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से, तुम कमरा 13 में हो, हम भी थे। मैंने फोन फेंक दिया और रोशनी की तलाश में दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था, जैसे कोई बाहर से ताला लगा दिया हो। मैंने चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, जैसे कोई उसे निगल रहा हो। फिर अचानक बिजली आ गई, लेकिन कमरे की लाइट लाल हो गई थी, एक अजीब सी लालिमा, जिससे दीवारें खून जैसी लग रही थीं। मैंने तस्वीर की तरफ देखा और सांस अटक गई। तस्वीर में अब सिर्फ 4 लड़के थे। एक गायब हो गया था और उसके स्थान पर खाली जगह पर मेरे जैसे कपड़े पहने एक साया खड़ा था। मैं चीखा और तस्वीर तोड़ने के लिए बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ लगाया, तस्वीर से एक कलिया और एक पुरानी लाइब्रेरी जैसा कमरा देखा। अंदर घुसा और किताबों के ढेर के पीछे छुप गया। लेकिन किताबें खुल रही थीं खुद ब खुद। हर पन्ने पर मेरा नाम लिखा था और तारीख आज की, राहुल का आखिरी दिन। मैंने किताब बंद की, लेकिन वह फिर खुल गई और अब पन्ने खून से सने हुए थे। तभी एक किताब नीचे गिरी। उसमें फोटो थी, मेरी फोटो, लेकिन उसमें मैं मुस्कुरा रहा था, आंखें काली और नीचे लिखा, नया सदस्य। मैंने चीखा और बाहर निकला, लेकिन अब हॉस्टल की छत पर था। बारिश हो रही थी तेज और नीचे जंगल में सैकड़ों साए खड़े थे। सभी ऊपर देख रहे थे मैं पीछे हटा, लेकिन छत का किनारा टूट गया। मैं गिरते गिरते, किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। ऊपर देखा तो वही लड़का था। नीचे मत जाओ, ऊपर हमारे साथ खेलो। मैंने हाथ छुड़ाया और सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियां अब नीचे की तरफ मुड़ रही थीं, जैसे कोई जीवित चीज मुझे खींचती हुई। मैं गिर पड़ा और लुढ़कता चला गया। नीचे पहुंचा तो देखा कि मैं फिर कमरा 13 में हूं, लेकिन अब बिस्तर पर मैं खुद लेटा हुआ था। मेरा शरीर
लेकिन आंखें खुली हुई, मुस्कुराती हुई, और मेरा साया खड़ा था उसके पास। तभी दरवाजा खुला और एक नया लड़का अंदर आया, बैग लेकर, बारिश से भीगा हुआ। मैंने मुड़कर देखा और फुसफुसाया, स्वागत है कमरा 13 में। वो लड़का रुका, डरा हुआ, और पूछा, कौन हो तुम? लेकिन मैं हंस पड़ा, एक ठंडी लंबी हंसी जो अब मेरी अपनी नहीं थी। हॉस्टल की दीवारें गूंज उठी, बाहर जंगल में हवा रुक गई, और नया लड़का दरवाजा बंद करते ही महसूस किया कि कुछ गलत है, बहुत गलत, क्योंकि अब उसकी छाया दीवार पर 2 हो गई थी, एक उसकी, एक मेरी, और रात अभी शुरू हुई थी। लेकिन यह रात कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि रात का साया हॉस्टल में हर नया मेहमान पुराना हो जाता है, और पुराने कभी नहीं जाते। वे बस इंतजार करते हैं अगले के आने का, खटखटाहट की, फुसफुसाहट की, और उस ठंडी हवा की जो खिड़की से नहीं बल्कि किसी की सांस से आती है। मैं अब उनमें से एक हूं, और तुम अगर कभी वहां जाओगे तो याद रखना, कमरा 13 हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, और जब तुम सोने जाओगे तब पता चलेगा कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे, क्योंकि दीवारें देख रही हैं, फर्श सुन रहा है, और छाया तो तुम्हारे अंदर ही छुपी हुई है, इंतजार कर रही है कि तुम गलती करो, बोर्ड गेम खेलो, या बस रात 10 बजे के बाद बाहर निकलो, और फिर तुम भी हम में शामिल हो जाओगे, हमेशा के लिए। क्योंकि यह हॉस्टल सिर्फ इमारत नहीं, यह एक जाल है, आत्माओं का, यादों का, और उस भय का जो कभी खत्म नहीं होता, बस बढ़ता जाता है हर नई सांस के साथ, हर नई रात के साथ। और अब जैसे ही तुम यह पढ़ रहे हो, शायद तुम्हारे पीछे भी कोई खड़ा हो, मुस्कुराते हुए, इंतजार करते हुए कि तुम मुड़ो और देखो। क्या तुम हिम्मत करोगे? एक घने जंगल के किनारे बसी पुरानी मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल, अंधेरी रात की इमारत जो 1980 के दशक में बनी थी, और उसकी नींव में कब्रिस्तान की अफवाहें थीं, जहां रात को हवा भी चीखती थी और छात्र रात 10 बजे के बाद गलियारों में अकेले घूमने से डरते थे। मैं प्रिया, एक नई MBBS छात्रा जो मुंबई से आई थी, और पहले दिन ही वार्डन ने मुझे कमरा नंबर 407 दिया था, 4थी मंजिल पर, चेतावनी देते हुए कि इस मंजिल पर कभी अकेली मत रहना, और अगर कोई लड़की सफेद साड़ी में दिखे तो कभी उससे बात मत करना। मैंने हंसकर कहा कि मैं तो वैज्ञानिक सोच वाली हूं, लेकिन जैसे ही मैं सामान रखकर कमरे में घुसी, एक ठंडी लहर ने मुझे घेर लिया। कमरा पुराना था, दीवारों पर नमी के धब्बे जैसे चेहरे बन रहे हों। बिस्तर पर एक पुराना स्टेथोस्कोप पड़ा था, जिस पर खून जैसे दाग लगे थे। मैंने उसे हटाया और खिड़की बंद की, लेकिन बाहर जंगल से एक फीकी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई लालटेन लेकर कोई घूम रहा हो। रात को पढ़ाई करते हुए अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और देखा कि मेज पर एक पुरानी डायरी रखी हुई है, जो पहले नहीं थी। उसमें लिखा था, मैं डॉक्टर रीना 1997 यहां मर गई, लेकिन अब भी पेशेंट देखती हूं। मेरे हाथ कांप गए। मैंने डायरी फेंक दी, लेकिन वह फिर से मेज पर आ गई, खुली हुई, और अब पन्ने पर मेरा नाम लिखा था, प्रिया, अगली पारी तुम्हारी। मैं चीखी नहीं, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी गलियारे में पैरों की आहट आई, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर खिसक रहा हो। मैंने दरवाजा झांका तो देखा दूर एक सफेद साड़ी वाली लड़की खड़ी है। चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ लंबे बाल। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और लॉक किया, लेकिन लॉक खुद ब खुद खुल गया। बाहर से फुसफुसाहट आई, डॉक्टर साहब, मेरे पेट में दर्द है, देखो ना। मैं पीछे हटी और बाथरूम में घुस गई। आईने में देखा तो मेरी आंखें थोड़ी लाल हो रही थीं, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। मैंने पानी मुंह पर मारा, लेकिन नल से खून जैसा गाढ़ा लाल पानी निकला। दीवारों से अब आवाजें आने लगी, ऑपरेशन थिएटर में आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। मैं बाहर निकली तो कमरा बदल चुका था। बिस्तर अब ऑपरेशन टेबल जैसा लग रहा था। चारों तरफ पुराने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बिखरे हुए, और फर्श पर खून के निशान जो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं दौड़कर गलियारे में निकली, लेकिन गलियारा अब लंबा और घुमावदार हो गया था। हर कमरे से रोने की आवाजें आ रही थीं,
जैसे कोई पेशेंट दर्द से तड़प रहा हो। मैं सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन सीढ़ियां नीचे की बजाय ऊपर जा रही थीं, जैसे कोई मुझे छत की तरफ खींच रहा हो। छत पर पहुंचकर मैंने देखा कि वहां कई छात्राएं खड़ी हैं, सभी सफेद साड़ी में, चेहरे पीले, आंखें काली, और वे एक साथ बोली, हम सब डॉक्टर बनना चाहती थीं, लेकिन ये हॉस्टल हमें कभी नहीं छोड़ता। उनके बीच में एक पुरानी लैब टेबल पर एक बॉडी लेटी हुई थी, जिसका चेहरा मेरा था, अभी सांस ले रही थी। मैं चीखी और भागी, लेकिन अब मेरे पैर खुद ब खुद छत के किनारे की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कोई अंदर से कंट्रोल कर रहा हो। तभी पीछे से एक ठंडा हाथ मेरी कंधे पर पड़ा। घूम कर देखा तो वही लड़की थी, उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खाली। मैं रीना हूं। 1997 में लैब में आग लग गई थी, हम सब जल गए, लेकिन अब हम नए डॉक्टरों को ट्रेनिंग देते हैं। मैंने हाथ झटका और नीचे की तरफ दौड़ी, लेकिन अब पूरी हॉस्टल जिंदा हो गई थी। दीवारें सांस ले रही थीं, दरवाजे खुद खुल और बंद हो रहे थे। हर फ्लोर पर पुरानी फाइलें उड़ रही थीं, जिनमें छात्राओं के नाम थे और आखिरी पेज पर मृत लिखा था। मैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो वार्डन खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब रीना जैसा था। प्रिया, तुम्हारा पहला केस तैयार है, ऑटोप्सी रूम में। मैंने उसे धक्का दिया और मुख्य गेट की तरफ भागी, लेकिन गेट अब जंग लगा हुआ और बंद था। बाहर जंगल में सैकड़ों सफेद साड़ियां घूम रही थीं, सभी मुझे देख रही थीं। मैं वापस अंदर दौड़ी और एक पुरानी लाइब्रेरी में घुस गई। वहां किताबें खुद खुल रही थीं। हर किताब में मेडिकल केस थे, लेकिन पेशेंट मेरा नाम था, प्रिया, 2026, कारण अज्ञात, आत्मा हॉस्टल में फंसी। मैं पढ़ते हुए कांप गई। तभी पीछे से स्केलपेल की ठंडी धार मेरी गर्दन पर लगी। घूम कर देखा तो कई लड़कियां घेर कर खड़ी थीं, उनके हाथों में पुराने इंस्ट्रूमेंट्स। अब तुम हमारी टीम में हो, हम मिलकर नए छात्रों का इलाज करेंगे। मैंने चीख कर उन्हें पीछे धकेला और भागी, लेकिन अब मेरे शरीर में अजीब सी सुन्नता फैल रही थी, जैसे कोई मेरी आत्मा को बाहर खींच रहा हो। मैं कमरा 407 में वापस पहुंची तो देखा कि मेरा बैग खाली है। मेरे कपड़े अब सफेद साड़ी में बदल चुके हैं। आईने में मेरा चेहरा धीरे धीरे जलने लगा, दर्द नहीं लेकिन भयानक ठंड। तभी दरवाजा खुला और एक नई लड़की अंदर आई, बैग लेकर। डरी हुई मैं मुड़ी और मुस्कुराई, लेकिन मेरी मुस्कान अब मेरी नहीं थी। स्वागत है बहन, यहां बैठो, मैं तुम्हारा पहला केस बताती हूं। नई लड़की ने पूछा, तुम कौन हो? लेकिन मैंने सिर्फ फुसफुसाया, मैं डॉक्टर प्रिया, और तुम अगली हो। हॉस्टल की दीवारें हंस पड़ी, जंगल में चीखें गूंजी, और रात अभी शुरू हुई थी, क्योंकि अंधेरी रात। हॉस्टल में हर नई छात्रा डॉक्टर बनने आती है, लेकिन कभी ग्रेजुएट नहीं होती। वे बस पुरानी टीम में शामिल हो जाती हैं, सफेद साड़ी पहनकर, रात को गलियारों में घूमकर, नए छात्रों को बुलाती हुई, डॉक्टर साहब देखो ना। और अगर तुम कभी वहां पढ़ने जाओ तो याद रखना, चौथी मंजिल पर कमरा 407 हमेशा खाली दिखता है, लेकिन अंदर से सांसें आती हैं, स्टेथोस्कोप बजता है, और जब तुम अकेली पढ़ रही होगी तो पीछे से आवाज आएगी, पेशेंट तैयार है, मुड़कर मत देखना। क्योंकि जो देखता है वह अगला पेशेंट बन जाता है, हमेशा के लिए। क्योंकि यह हॉस्टल सिर्फ इमारत नहीं, ये एक पुराना अस्पताल है, जहां मौत इलाज करती है और आत्माएं कभी डिस्चार्ज नहीं होती, बस नए डॉक्टरों की प्रतीक्षा करती हैं, हर नई सांस के साथ, हर नई रात के साथ। और अब जैसे तुम ये पढ़ रहे हो, शायद तुम्हारे कमरे में भी हवा ठंडी हो गई हो, और कोई सफेद साड़ी वाली आकृति दूर खड़ी हो, मुस्कुराते हुए, इंतजार करते हुए कि तुम अकेले रहो। और फिर तुम भी स्टेथोस्कोप उठाओगी और फुसफुसाओगी, अगला केस तुम हो। क्योंकि एक बार अंदर आ गए तो बाहर का रास्ता सिर्फ मौत के माध्यम से है, और मौत यहाँ खेल खेलती है, डॉक्टरों के साथ, छात्राओं के साथ, और तुम्हारे डर के साथ, जो कभी खत्म नहीं होता, बस गहरा होता जाता है। हर खटखटाहट के साथ, हर फुसफुसाहट के साथ, और हर उस ठंडी छुअन के साथ जो तुम्हारी गर्दन पर पड़ती है जब तुम सोने जाती हो।